दोस्तों, क्या आपने बचपन में गोल्डीलॉक्स एंड द थ्री बेयर्स वाली स्टोरी पढ़ी थी? एक बच्ची थी गोल्डीलॉक्स जो एक खाली घर के अंदर चली जाती है। वहाँ टेबल पे 3 बोल्स में खाना रखा होता है। वो फर्स्ट वाले को ट्राई करती है तो वो बहुत गर्म होता है। फिर वो सेकंड वाले को ट्राई करती है तो वो बहुत ठंडा होता है। और फाइनली वो थर्ड वाले को ट्राई करती है तो वो एकदम सही टेम्परेचर पे होता है। लेकिन इस सबका मशीन लर्निंग से क्या कनेक्शन है? दोस्तों, मैं हूँ प्रसून और इस वीडियो में हम ग्रेडिएंट डिसेंट के बारे में बात करेंगे, जो एक बहुत ही पॉपुलर और सिंपल ग्रेडिएंट बेस्ड मेथड है। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, कंटीन्यूअस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स को जब हम एक ग्राफ पे प्लॉट करते हैं तो हमें एक कर्व मिलता है। सपोज हमारा कर्व कुछ ऐसा दिखता है। अब हम इस कर्व का मिनिमम पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं। इसको सपोज हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसको फाइंड करने के लिए हम एक इटरेटिव प्रोसेस यूज करते हैं। इटरेटिव प्रोसेस का मतलब ये है कि हम एक इनिशियल पॉइंट से स्टार्ट करेंगे, सपोज P1, और फिर इस पॉइंट से हम एक स्टेप लेंगे मिनिमम पॉइंट की तरफ। सपोज हमारा नया पॉइंट है P2। तो हमारा स्टेप ऐसा होना चाहिए कि P2 और O का डिस्टेंस P1 और O के डिस्टेंस से कम हो। अगर ऐसा है तो हम सेम प्रोसेस यूज करके एक और स्टेप ले सकते हैं और P3 पे पहुंच सकते हैं। ऐसा करते करते हम फाइनली O पे पहुंच जाएंगे। इस एल्गोरिदम को ग्रेडिएंट डिसेंट एल्गोरिदम बोलते हैं। डिसेंट का मतलब होता है नीचे जाना। और यहाँ क्योंकि हम ग्रेडिएंट को यूज करके अपने फंक्शन के कर्व पर नीचे जा रहे हैं, इसलिए ग्रेडिएंट डिसेंट। अब देखते हैं कि हम ये स्टेप कैसे लेते हैं। हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि मिनिमम पॉइंट की एक प्रॉपर्टी होती है कि वहाँ डेरिवेटिव या ग्रेडिएंट जीरो होता है। और हम देख सकते हैं कि मिनिमम पॉइंट के राइट साइड पे टैंजेंट का स्लोप पॉजिटिव है, इसलिए ग्रेडिएंट पॉजिटिव है, और इसके लेफ्ट साइड पे टैंजेंट का स्लोप नेगेटिव है, इसलिए ग्रेडिएंट नेगेटिव है। तो हम बेसिकली P1 पे ग्रेडिएंट का साइन देख के ये बता सकते हैं कि मिनिमम पॉइंट इसके लेफ्ट में होगा या राइट में होगा। अगर ग्रेडिएंट पॉजिटिव है तो मिनिमम पॉइंट लेफ्ट में होगा, और अगर ग्रेडिएंट नेगेटिव है तो मिनिमम पॉइंट राइट में होगा। दूसरा, हम ग्रेडिएंट का मैग्नीट्यूड देख के ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मिनिमम पॉइंट करंट पॉइंट से कितना दूर है। फॉर एग्जांपल, इन दोनों पॉइंट्स पे ग्रेडिएंट का मैग्नीट्यूड 1 है, और इन दोनों पॉइंट्स पे ग्रेडिएंट का मैग्नीट्यूड 2 है। तो मैग्नीट्यूड जितना ज़्यादा है, मिनिमम पॉइंट उतना ही दूर होगा। अब इन ऑब्जर्वेशंस को यूज़ करके हम एक इक्वेशन लिख सकते हैं जिससे हम P1 से P2 पे जा सकते हैं। सपोज P1 पे Z की वैल्यू है Z1 और P2 पे Z की वैल्यू है Z2। तो हम देख सकते हैं कि जब Z1 पे ग्रेडिएंट पॉजिटिव है तो Z2 की वैल्यू Z1 से कम होगी, और जब Z1 पे ग्रेडिएंट नेगेटिव है तो Z2 की वैल्यू Z1 से ज़्यादा होगी। तो अगर हम ये इक्वेशन लिखते हैं Z2 इक्वल टू Z1 माइनस ग्रेडिएंट एट Z1, तो ये इक्वेशन से ये दोनों कंडीशंस सेटिस्फाई हो जाएंगी। जब ग्रेडिएंट पॉजिटिव होगा तो Z2 की वैल्यू Z1 से कम होगी, और जब ग्रेडिएंट नेगेटिव होगा तो Z2 की वैल्यू Z1 से ज़्यादा होगी। लेकिन इस इक्वेशन में एक प्रॉब्लम है। अगर ग्रेडिएंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा हुई तो हो सकता है कि हम मिनिमम पॉइंट O को क्रॉस करके दूसरी साइड पे चले जाएं। इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए हम अपनी इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ हम एक मल्टीप्लायर लगा सकते हैं, जिससे हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हम कितना बड़ा स्टेप लेंगे। इस मल्टीप्लायर को स्टेप साइज या लर्निंग रेट बोलते हैं, और इस सिंबल को ईटा बोलते हैं। ये जो इक्वेशन है इसको अपडेट रूल बोलते हैं, क्योंकि ये एक रूल है जिसको यूज़ करके हम z की वैल्यू को अपडेट कर रहे हैं। अब देखते हैं कि स्टेप साइज की अलग-अलग वैल्यूज़ का क्या इफ़ेक्ट होता है। सपोज़ हमारे स्टेप साइज की वैल्यू बहुत कम है, तो हम एक छोटा-सा स्टेप लेंगे ऑप्टिमल पॉइंट की तरफ। फिर हम ये प्रोसेस रिपीट करेंगे और एक और छोटा-सा स्टेप लेंगे ऑप्टिमल पॉइंट की तरफ, एंड सो ऑन। ऐसा करते-करते हम फाइनली अपने ऑप्टिमल पॉइंट पे पहुँच जाएँगे। अब सपोज़ हम स्टेप साइज को थोड़ा इंक्रीज़ करते हैं, तो यहाँ भी सिमिलर प्रोसेस ही होगा, लेकिन हमारे स्टेप्स थोड़े बड़े हो जाएँगे और हम ऑप्टिमल पॉइंट पे जल्दी पहुँच जाएँगे। अब अगर हम स्टेप साइज़ को और इंक्रीज़ करते हैं, तो हो सकता है कि हमारा स्टेप साइज़ इतना बड़ा हो जाए कि हम ऑप्टिमल पॉइंट से आगे निकल जाएँ। तो इस केस में हम ऑप्टिमल पॉइंट के अराउंड ऑसिलेट करेंगे फाइनली ऑप्टिमल पॉइंट पे पहुँचने से पहले। और फाइनली अगर हम स्टेप साइज़ को और इंक्रीज़ करते हैं, तो हो सकता है कि हमारा स्टेप साइज़ इतना बड़ा हो जाए कि हम ऑप्टिमल पॉइंट को क्रॉस करके दूसरी साइड पे बहुत दूर चले जाएँ। इस केस में हम ऑप्टिमल पॉइंट के पास जाने की जगह दूर जा रहे हैं। तो यहाँ कंक्लूजन ये है कि हमारा स्टेप साइज़ बहुत छोटा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस केस में हमें बहुत टाइम लगेगा ऑप्टिमल पॉइंट पे पहुँचने में। और हमारा स्टेप साइज़ बहुत बड़ा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस केस में हम या तो ऑसिलेट करेंगे ऑप्टिमल पॉइंट के अराउंड, या ऑप्टिमल पॉइंट से दूर चले जाएँगे। तो ये सिचुएशन गोल्डीलॉक्स वाली स्टोरी से सिमिलर है। जैसे गोल्डीलॉक्स को एक्सट्रीम्स नहीं पसंद थे, वैसे ही हमें भी लर्निंग रेट की एक्सट्रीम वैल्यूज़ नहीं यूज़ करनी, और बीच की एक वैल्यू यूज़ करनी होती है। इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग यूज़ करते हैं, जिसके बारे में हम एक फ्यूचर वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक हमने देखा कि अगर हमारा लर्निंग रेट सही है, तो हम कुछ स्टेप्स लेके ऑप्टिमल पॉइंट पे पहुंच जाएंगे। लेकिन इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है। आपको याद होगा कि ऑप्टिमल पॉइंट पे हमारा ग्रेडिएंट ज़ीरो होता है, और जैसे-जैसे हम इस ऑप्टिमल पॉइंट से दूर जाते हैं, वैसे-वैसे हमारे ग्रेडिएंट का मैग्नीट्यूड बड़ा होता जाता है। तो जब हम ऑप्टिमल पॉइंट से दूर हैं, तो हम ग्रेडिएंट को यूज़ करके एक स्टेप लेते हैं ऑप्टिमल पॉइंट के पास पहुँचने के लिए।
अब क्योंकि ये नया पॉइंट ऑप्टिमल पॉइंट से पास है तो यहाँ ग्रेडियंट की वैल्यू कम होगी। फिर जब हम एक और स्टेप लेंगे तो ग्रेडियंट की वैल्यू और कम हो जाएगी एंड सो ऑन। तो बेसिकली जब हम ऑप्टिमल पॉइंट के आसपास पहुंच जाते हैं तो हमारे ग्रेडियंट की वैल्यू बहुत कम हो जाती है और हमारे स्टेप्स बहुत छोटे हो जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम ऑलरेडी ऑप्टिमल पॉइंट के पास पहुंच गए हैं तो हम और स्टेप्स लेने की जगह अपने ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम को स्टॉप कर सकते हैं। तो कुछ कॉमन अप्रोचेस होती हैं डिसाइड करने के लिए कि कब हम अपने एल्गोरिदम को स्टॉप कर सकते हैं। इनको स्टॉपिंग कंडीशंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे ग्रेडियंट का मैग्नीट्यूड एक थ्रेशोल्ड से नीचे चला जाता है तो हम स्टॉप कर सकते हैं। या अगर हमारे फंक्शन की वैल्यू स्टेप्स लेने से ज़्यादा चेंज नहीं हो रही है तो हम स्टॉप कर सकते हैं। और भी अलग अलग टाइप्स की अप्रोचेस यूज़ करी जा सकती हैं। अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया उसमें हमारा फंक्शन जी सिर्फ एक वेरिएबल z पे डिपेंडेंट था। अब ये देखते हैं कि अगर हमारा फंक्शन जी एक से ज़्यादा वेरिएबल्स पे डिपेंडेंट है तो उस केस में हम ग्रेडियंटेशन कैसे यूज़ करते हैं। सपोज हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं x और y और हमारा फंक्शन g इन दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज लेता है एज इनपुट और एक स्कोर आउटपुट करता है। तो इसको हम थ्री डायमेंशंस में प्लॉट कर सकते हैं। सपोज हमारा फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है। अब पहले तो हमारा प्लॉट एक कर्व था लेकिन यहाँ हमारा प्लॉट एक सरफेस है और हम इस सरफेस का मिनिमम पॉइंट फाइंड करना चाहते हैं। तो यहाँ भी बेसिक आइडिया सेम ही है। हम किसी पॉइंट से स्टार्ट करके वहाँ ग्रेडियंट की वैल्यू के हिसाब से एक स्टेप लेते हैं। अब ज़्यादा मैथ्स में जाए बिना हम इंट्यूटिवली ऐसे सोच सकते हैं कि हम दोनों वेरिएबल्स के लिए इंडिपेंडेंटली अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट कर रहे हैं और उससे हमें पता चलता है कि हमें उस डायमेंशन में कौन सी साइड जाना है। और फिर हम दोनों डायरेक्शंस को कंबाइन करके एक फाइनल डायरेक्शन निकालते हैं स्टेप लेने के लिए। यहाँ भी पहले की ही तरह हम एक ऐसा स्टेप साइज यूज़ करना चाहते हैं जो ना बहुत छोटा हो और ना बहुत बड़ा हो। अगर दो से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं तो भी हम मैथमेटिकल इक्वेशंस की हेल्प से सेम प्रोसेस यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इसको विजुलाइज करना मुश्किल है। अब इन कॉन्सेप्ट्स को हम मशीन लर्निंग में कैसे यूज़ करते हैं वो हम एक वीडियो में अलग से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। चलिए रिव्यू कर लेते हैं हमने जो भी देखा है उसे। पहले हमने ग्रेडियंट डिसेंट एल्गोरिदम का अपडेट रूल डिस्कस किया। ये एक इटरेटिव एल्गोरिदम है जिसमें हम अपने करंट पॉइंट से एक नए पॉइंट पे जाना चाहते हैं जो मिनिमम पॉइंट से क्लोजर हो। इसके लिए हम करंट पॉइंट पे ग्रेडियंट निकालते हैं और उसके बेसिस पे एक स्टेप लेते हैं। फिर हमने देखा कि कैसे लर्निंग रेट को चेंज करने से हमारे एल्गोरिदम का बिहेवियर चेंज होता है। अगर लर्निंग रेट बहुत छोटा है तो हमें बहुत टाइम लगेगा ऑप्टिमल पॉइंट पे पहुंचने के लिए। और अगर लर्निंग रेट बहुत बड़ा है तो हो सकता है कि हम ऑप्टिमल पॉइंट को क्रॉस करके दूसरी साइड चले जाएं। इसलिए हम एक बीच का लर्निंग रेट यूज़ करना चाहते हैं। उसके बाद हमने स्टॉपिंग कंडीशन की बात करी थी। क्योंकि मिनिमम पॉइंट के पास पहुंचने के बाद ग्रेडियंट की वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है, इसलिए हम अपने एल्गोरिदम को स्टॉप कर सकते हैं। हमें कब स्टॉप करना है ये डिसाइड करने के लिए अलग अलग अप्रोचेस होती हैं। फाइनली हमने देखा कि हम हायर डायमेंशंस में इस एल्गोरिदम को ईजिली एक्सटेंड कर सकते हैं। हम हर डायमेंशन के लिए अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उस डायमेंशन का अपडेट निकालते हैं और फिर सब डायमेंशंस के अपडेट्स को कंबाइन करके फाइनली एक स्टेप लेते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।